अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान जब गारों में था तो उसने गिनती की शुरुआत इशेंगो बोन से की। आपको ये हड्डी नज़र आ रही है जिस पर मुख्तलिफ मार्क्स बनाकर इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को गिनना शुरू किया। फिर हमारे पास एक सिविलाइजेशन आई जिसे सुमेरियंस कहा जाता है। उन्होंने नंबरों को कोन की शक्ल दी और इन कोन के जरिए काउंटिंग का आगाज हुआ। क्योंकि हमारे पास कोन्स थी इसलिए हम चीज़ों को जमा भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। अरिथमेटिक का आगाज इन कोन से हुआ और फिर हमारे पास आए इजिप्शियंस जिन्होंने काउंटिंग के बड़े बड़े नंबर्स दिए। मैं आपको यहाँ पर कई इजिप्शियन सिंबल्स दिखा रहा हूँ जो काउंटिंग में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इजिप्शियन को बहुत जल्दी एक मसले का सामना हुआ और वो मसला नंबर लाइन से आया। हम ये जानते हैं कि नंबर लाइन पर 1 2 3 4 तो होते ही हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या है? फ्रैक्शंस की ज़रूरत इजिप्शियंस को इसलिए भी महसूस हुई कि जब वो एक रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती। इसी तरीके से एक रोटी को 5 बंदों में तकसीम करना बहुत ही मुश्किल काम था। फ्रैक्शन की इजाद से हमारे पास नंबर लाइन पूरी हो गई। मैं आपको यहां पर नंबर लाइन की फ्रैक्शंस दिखा रहा हूं, लेकिन अभी भी किसी चीज की कमी थी। ये क्या? इस स्लाइड पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का क्या मतलब? जीरो। तो जीरो कहां से आएगा? इंडियंस ने यह सवाल सोचा और उन्होंने एक नए नंबर की बुनियाद रखी जिसे जीरो कहा जाता है। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं, नथिंग। लोगों ने इस नंबर को बहुत शक की नजर से देखा। वो इसे एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर समझते थे, लेकिन हमारी नंबर लाइन में जीरो का इजाफा हो गया। फिर हमारे पास आए नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि चीजें बढ़ती हैं तो कम भी होती हैं। कम होती हुई चीजों को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? नेगेटिव नंबर्स का अजरा हुआ। नेगेटिव नंबर्स को भी शुरू शुरू में एब्स्ट्रैक्ट नंबर समझा जाता था। नेगेटिव नंबर की एक मिसाल आपको अपने मिरर इमेज से भी मिलती है। तो नेगेटिव नंबर को कुछ लोग नंबर्स का मिरर इमेज भी कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर उनको एहसास हो गया कि नेगेटिव नंबर्स के बगैर हम हिसाब, मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। लेकिन शुरू शुरू में लोगों को बहुत मुश्किल पेश आई कि वो नेगेटिव नंबर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, हजम नहीं कर पा रहे थे। अलजबरा का इजरा होने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई। मैं यहां पर आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखा रहा हूं। पहली इक्वेशन का, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हैं, सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -1 और -1 आपको पता है कि हमारे पास नंबर लाइन पर मौजूद है, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नंबर लाइन पर मौजूद है। दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन है +1 भी हमारे पास नंबर लाइन पर मौजूद है। तीसरी इक्वेशन का सोल्यूशन एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी नंबर लाइन पर मौजूद है। तो इस वक्त हमारे पास इन इक्वेशंस के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो तमाम के तमाम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। चलें सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस जो कि मैंने आपको यहां पर प्लॉट करके भी दिखाई हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और ऐसे ही काम कर रहे थे एक मैथमेटिशियन कार्डानो 1501 में। वैसे तो वो थर्ड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि थर्ड ऑर्डर की थी, उसे सॉल्व किया तो उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता देता हूं कि जहां पर भी कर्व जीरो लाइन को काटता है, कट करता है, वहां पर एक रूट मौजूद होती है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसने 3 जगह से कट किया है तो इसकी 3 रूट्स मौजूद हैं। ये तो हम सब जानते हैं। कार्डानो के 3 सवाल थे, गोया कि उसके बाद उसके स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया। पहला सवाल ये था कि x² + 1 का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर आप x = -1 करते हैं तो -1 का स्क्वायर रूट क्या है?
क्या माइनस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? ये उसका दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल ये था कि वो कौन सा नेगेटिव नंबर है जो किसी और नंबर का स्क्वायर है। क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो सकता है? ये तीन सवाल ऐसे हैं, अगर आप इन पर गौर करें तो आपको इनकी अहमियत और इनकी गहराई का अंदाजा होगा। हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है जो कि हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे। अगर थर्ड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट्स होंगे। अगर एन ऑर्डर पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एन रूट्स होंगे। इस पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला रूट इधर है जहां पर ये कट कर रहा है, दूसरा रूट यहां पर x इज इक्वल टू -1, तीसरा रूट इसका यहां पर है x इज इक्वल टू 1, चौथा रूट इसका x इज इक्वल टू 2 है और पहला रूट तो मैंने x इज इक्वल टू -2। तो इसके चार रूट्स हैं। तो कम से कम ये फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल तो है, उससे ज्यादा भी हो सकता है पर फोर्थ ऑर्डर तो जरूर है। मगर इस इक्वेशन के, इस पोलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे? आप एक मरतबा अपना सर जरूर पकड़ लेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये शायद सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में इक्वेशन है, लेकिन ये तो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही। यही प्रॉब्लम आया कार्डानो को। हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हम b² - 4ac से जाहिर करते हैं, जबकि a, b और c कोफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन के। और अगर ये वैल्यू सिफर से कम आए, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास नॉन रियल रूट्स होंगी। बिल्कुल ऐसा कर्व होगा, ऐसा कर्व होगा। तो इसकी रियल रूट्स तो कोई भी नहीं है क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस को तो कहीं काट ही नहीं रहा। तो इसलिए इसकी तमाम रूट्स नॉन रियल होंगे, यानी इमेजिनरी रूट्स होंगी। इमेजिनरी क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये एक जगह पे कट कर रहा है तो इसकी एक तो रियल रूट होगी और एक इमेजिनरी रूट होगी, और अगर ये दो जगहों पर कट कर रहा है तो अब इसकी दोनों रियल रूट्स होंगे और इमेजिनरी रूट नहीं होगी, जीरो होगी। लेकिन इमेजिनरी रूट क्या है? हमें यह पता है कि नंबर लाइन पर रियल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर मैंने किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, मतलब -1 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं आप, उसे क्या कहेंगे? बहुत से मैथमेटिशियन ने इस पर गौर किया और उन्होंने एक सिंबॉलिक वर्ड आयोटा का इंतखाब किया। -1 अंडर रूट आयोटा कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि आई स्क्वायर बराबर होगा -1 के। कई जगह पर आयोटा की जगह जे का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें और उसका अंडर रूट ले लें, आप उसको आयोटा से डिस्प्ले कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। आयोटा है -1 तो -4 अंडर रूट का इसका मतलब ये होगा +4 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट। तो -1 क्या है? आयोटा, और +4 का अंडर रूट क्या है? 2, तो 2 आयोटा आ गया। इसी तरीके से 18 को देखें तो आपके पास 3 आयोटा अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास बड़ा आसान है नेगेटिव नंबर का रूट्स निकालना। लेकिन इनको आप नंबर लाइन पर, इन नंबर्स को आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा को नंबर लाइन पर कैसे डिस्प्ले करेंगे? इसलिए ये जरूरी था कि हम अपनी नंबर लाइन को अपडेट करते, इंप्रूव करते, बेहतर करते, और हमने अपनी नंबर लाइन को जो कि सिंगल डायमेंशन में थी उसे 2 डायमेंशनल प्लेन बना दिया। हमारे पास पुरानी नंबर लाइन एक्स एक्सिस पर है और आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर्स वाई एक्सिस पर है। एक चीज मैं और वाज़ेह करूं कि इनका नाम इमेजिनरी बहुत ही गलत किस्म का नाम है। इमेजिनरी नंबर्स का ये मतलब नहीं है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करते या इनकी वैल्यू बाकी नंबर्स के लिहाज से कम है, क्योंकि उस वक्त के लोगों को ये नंबर समझ नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम इमेजिनरी नंबर रख दिया। लेकिन आपको आगे जाके बताएंगे कि इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कितनी अहमियत है। तो मेरे पास अब 2 डायमेंशनल प्लेन आ गया और इसमें हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो मेरे पास ये एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को अब मैं एक फॉर्म में जाहिर करूंगा a + आयोटा b या bi, दोनों आप लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, यहां तक जितना डिस्टेंस उसे a कहा जाएगा, और y एक्सिस पर जितना डिस्टेंस है y कंपोनेंट उसे b कहा जाएगा, रेड कलर का। और ये पूरा डिस्टेंस जो है इसे a + आयोटा b मैग्नीट्यूड उसका डिस्टेंस कहा जाएगा। मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूं कि आपके पास यहां पर एक पॉइंट है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक नंबर है, a + आयोटा b एक नंबर है, और इसके दो हिस्से हैं। एक रियल पार्ट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक इमेजिनरी पार्ट है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो पार्ट है उसकी वैल्यू a है, तो a +
आयोटा बी, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है इसलिए आयोटा लगाएंगे और साथ इसकी स्ट्रेंथ लिख देंगे। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। मैं आपको यहां पर मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखा रहा हूं। आप ये देखेंगे कि ये 2 डायमेंशनल नंबर है। पहले हम सिंगल डायमेंशनल नंबर की बात करते थे, अब हमारे पास 2 डायमेंशनल नंबर आ गया है। मसलन 1 + 2 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। a + आयोटा b को जाहिर करने के लिए हम नंबर से, अगर ये 1 है और ये जगह 2 है तो हमारे पास 1 + 2 आयोटा नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा रिपीट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप जाहिर कर रहे हैं तो आप 2 + 8i को 2 8 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से -5 + आयोटा, तो इसमें हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए क्योंकि आपके पास रियल पार्ट नेगेटिव हुआ, रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। रियल पार्ट पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के अलोंग जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, कंपोनेंट पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स के तौर पर भी जाहिर करना शुरू कर दिया। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा था कि आप इसे वेक्टर की फॉर्म में जाहिर कर सकते हैं, जिसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। मैं अब आपको ये बता चुका हूं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें 2 मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक है रियल नंबर्स, तो अगर 2 की बात करें, आयोटा की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास 15 आ जाएगा, -2 आएगा, 3 4 5, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, प्योर रियल नंबर्स, इसमें आयोटा की वैल्यू नहीं है। पर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, e⁻πi/2 आ जाएगा, 2 आएगा, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं। और हम अगर इसे देखें तो यहां पर हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, 3 + 2 आए, रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ गए। इसी तरीके से मैंने आपको इनको डिनोट करने के 2 डायमेंशन ग्राफ में मुख्तलिफ तरीके भी बता दिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम वेक्टर के तौर पर जाहिर करें तो उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, तो आप इस लाइन की लेंथ भी निकाल सकते हैं और इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। आपका सवाल ये होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फायदा क्या होता है, तो मैं अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का फायदा बताने जा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स रोटेटिंग नंबर्स होते हैं तो कोई ज्यादा गलत बात नहीं होगी। मसलन हम एक नंबर लेते हैं, 2 नंबर है मेरे पास, क्या मैं इसको पूरा रोटेट करवा सकता हूं? आप हैरान होंगे इसको हम कैसे रोटेशन दे सकते हैं। तो मैंने 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर है, 2 आयोटा, पॉइंट इधर चला गया। अब फिर मैंने इस नंबर को 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने 2 को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -2। अब मैं यहां पर चला गया, फिर मैंने 2 को आयोटा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को, तो मेरे पास आंसर आ गया -2 आयोटा। और अगर मैं आयोटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वही नंबर वापस आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आयोटा एक साइक्लिक फिनोमिना है, रोटेशनल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो जो चीजें रोटेट करती हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जाहिर करना, कंप्यूट करना बहुत ज्यादा आसान है। इसी तरीके से जो चीजें ऑसिलेट करती हैं, रोटेशन और ऑसिलेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए जो चीजें ऑसिलेट करती हैं, पेंडुलम हो गया, उसको भी आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफाइन किया जा सकता है, मॉडल किया जा सकता है। मैं आपको रोटेशन और ऑसिलेशन के बीच में यहां पर लिंक दिखाता हूं। तो आप देखें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल में मूव कर रहा है, और अगर उसके एंगल को हम प्लॉट करें तो आप देखें कि एंगल की जो शेप आएगी वो एक साइनोसॉइडल शेप हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन में बहुत अहम ताल्लुक है। यहां पर मैं आपको और ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं। मेरे पास यहां पर एक और सर्कल है और आप देखें कि एक वेक्टर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर मूव कर रहा है और उसके कंपोनेंट्स भी मूव कर रहे हैं। तो मैं अगर उसका कंपोनेंट देखूं रेड कलर का, तो वो इमेजिनरी एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है। तो मेरे पास जो वेव फॉर्म आई है वो साइन आती है इमेजिनरी एक्सिस के साथ, और अगर मैं रियल पार्ट को देखूं तो वो एक्स एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो मेरे पास यहां पर कॉस, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास कोसाइन वेव आएगी। इसलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा से डिनोट किया जा सकता है। इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है तो इसलिए अगर मैं इसके साथ आयोटा लगा दूं, जिस तरह मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b करता हूं, दिखाता हूं, इसी तरीके से अगर मैं कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा कह दूं
तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर cos प्लस आयोटा साइन थीटा में भी मिल सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको बाकी पिक्चर्स दिखाई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है e पावर आयोटा x, e की पावर आयोटा x, तो हमारे पास बराबर होगा ये cos x प्लस आयोटा साइन x। इसी चीज को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं। अगर आप मैक्लारन सीरीज पढ़ चुके हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैक्लारन सीरीज में cos x को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और sin x की मैक्लारन सीरीज ऐसे x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल x7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन वेव बनना शुरू हो जाएगी। आप येलो कलर को देख रहे हैं, ये साइन वेव को मॉडल कर रहा है। तो हमारे पास दो मैक्लारन सीरीज है, साइन एक्स और कॉस एक्स। और मेरे पास एक और मैक्लारन सीरीज भी है e की पावर आयोटा एक्स की। इस सीरीज को अगर मैं कंप्यूट करूं और रीअरेंज करूं तो मेरे पास बड़े इजीली cos x प्लस आयोटा साइन x आ जाएगा। मैं आपको इस फॉर्मूले की तरफ लाना चाह रहा हूं। ये बहुत अहम फॉर्मूला है जिसे एक मैथमेटिशियन ने दिया जिनका नाम था आइलर। आइलर ने अगर आप आई एक्स की बजाय पाई रख दें तो आपके पास e टू पावर आई पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। उन्होंने हमें एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बताई जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को साइनसॉइड या ऑसिलेशंस में बता सकते हैं और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। मसलन अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊं नेटवर्क सर्किट एनालिसिस में, तो हमारे पास एसी करंट साइनोसॉइडल होता है। तो अगर आपने कोई सर्किट सॉल्व करना है तो इसकी वोल्टेज भी साइनोसॉइडल होगी, इसकी करंट भी साइनोसॉइडल होगी, इसमें जो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगे हैं वहां पर भी आपको इमेजिनरी नंबर्स नजर आ रहे होंगे। जिस तरह आप जे देख सकते हैं, इसमें जो करंट जा रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें से वोल्टेजेस आप देखें जे यहाँ पर भी नजर आ रहा है, आई की बजाय यहाँ पर जे यूज किया गया, तो आपको इमेजिनरी नंबर से बहुत ज्यादा पाला पड़ेगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ 1990 का, जब इंग्लैंड और जर्मनी का फाइनल हो रहा था। पूरा इंग्लैंड ये मैच देख रहा था और जैसे ही हाफ टाइम हुआ इंग्लैंड के तमाम लोगों ने इलेक्ट्रिक केटल से पानी गर्म करना शुरू कर दिया और इंग्लैंड में ब्लैकआउट हो गया। और उस ब्लैकआउट के होने की वजह कॉम्प्लेक्स नंबर से दूरी थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे घर का लोड या बिजली की जरूरत एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए निकाली जाती है। तो अगर मेरे पास इंग्लैंड में 30 मिलियन घर हैं तो मुझे 30 मिलियन इक्वेशन सॉल्व करनी थी ताकि मेरे सिस्टम को पता चल सके कि इतनी ज्यादा कंजम्पशन आने वाली है। लेकिन हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं थी कि हम 30 मिलियन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के दिन में हम एसी करंट वोल्टेजेस को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और यकीन जानिए कॉम्प्लेक्स नंबर से कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर इंग्लैंड ने कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल किए होते तो उस वक्त पावर फेलियर रोका जा सकता था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें आइलर थ्योरम से मिली। तो हम ये थ्योरम तो बहुत पहले जानते थे, लेकिन आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है डिजाइनिंग में भी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में भी। इसी तरीके से हम कम्युनिकेशन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन में जितनी भी चीजें हम मॉडल कर रहे होते हैं उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दीवार से दूंगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस दीवार में कितनी ईंटें हैं और उनका क्या क्या रंग है तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दीवार के दूसरी तरफ जाएं और आपको ऐसा इमेज नजर आ जाए तो अब आप बता सकते हैं कितनी ईंटें हैं और उनका क्या क्या रंग है। अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसी तरीके से जब भी हम किसी सिग्नल को प्रोसेस करना चाहते हैं या उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो उसको अगर हम टाइम डोमेन में देखें तो वो एक साइनोसॉइडल वेव होगी। लेकिन टाइम में हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता नहीं चलेगा। उसके पीछे जो छोटी छोटी एक एक फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइड होगी जो उसे मिलकर बना रही होंगी, ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये इसकी ईंटें, इनका मुझे मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक और डोमेन में जाकर देखूं जिसे फ्रीक्वेंसी डोमेन कहा जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल वेव इस सिग्नल में ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और इस सिग्नल को बना रही हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं और इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है जब हम मोबाइल कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस को डिजाइन कर रहे होते हैं, रेडार्स को डिजाइन कर रहे होते हैं, रिसीवर्स बना रहे होते हैं, चैनल मॉडलिंग कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फायदा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बहुत बड़ा फायदा जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते हुए हम कंट्रोल सिस्टम के जो पोलिनोमियल्स होते हैं, जो उनके ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं, जो उनकी इक्वेशंस होती हैं, उनके रूट्स निकालते हैं और फिर उनके रूट से देखा जाता है कि क्या ये सिस्टम स्टेबल होगा, क्या ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर ये सिस्टम अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है। हमें इक्वेशन की तमाम रूट्स चाहिए होती हैं, हमें उसकी रियल रूट्स भी चाहिए होती हैं और उसकी इमेजिनरी रूट्स भी चाहिए होती हैं।
अगर हमने इमेजिनरी रूट्स को नज़रअंदाज किया तो हमारा सिस्टम ठीक नहीं काम करेगा। और इस किस्म के कंट्रोल सिस्टम केमिकल प्लांट्स में होते हैं, रॉकेट्स में होते हैं, सैटेलाइट्स में होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। जहाज़ जब उड़ता है तो उसके परों को, उसके विंग्स को डिज़ाइन करने के लिए भी कम्प्लेक्स नंबर्स की मदद ली जाती है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर से हम मॉडल करते हैं कि उसके थ्रू एयर का फ्लो कैसा रहेगा, और फिर जहाज़ों के पर, विंग्स डिज़ाइन किए जाते हैं। इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर से हम बड़े बड़े ब्रिजेस, स्ट्रक्चर्स और उन पर पड़ने वाले स्ट्रेस को भी कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक ब्रिज की एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है टकोमा, जो कि कोलैप्स किया था। आपको यहां पर उसकी एनिमेशन नजर आ रही है जब ये कोलैप्स करने वाला है, और जब ये कोलैप्स कर चुका तो आपको यहां पर तस्वीर नजर आ रही है। ये 1950s की मेरे ख्याल में बात है, और इसकी वजह जब ढूंढी गई तो पता चला कि इसको मॉडल करने के लिए जो इक्वेशंस इस्तेमाल किए गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस्तेमाल किए गए, उनके रूट्स निकाले गए। मसलन विंड स्पीड की वजह से जो इस पर वाइब्रेशन आएंगी, उनके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई गई और उनके रूट्स निकाले गए तो उसकी रूट में हमारे पास दो पार्ट थे, एक रियल था, एक इमेजिनरी था। इमेजिनरी पार्ट ये बताता था कि वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा होगी, और रियल पार्ट ये बताता था कि वो कितने अरसे के बाद खत्म हो जाएगी, डैम्पिंग क्या होगी, डाई आउट कैसे होगी। डिजाइनर ने इमेजिनरी पार्ट को इग्नोर कर दिया। जब उन्होंने डिजाइनिंग की तो उन्होंने इमेजिनरी पार्ट को इग्नोर किया और सिर्फ रियल रूट्स के साथ इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, और उसकी वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल रहा। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमें फ्लक्चुएशंस, इलेक्ट्रॉन की रोटेशनल मूवमेंट, वेव नेचर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जहां पर भी वेव आएगी वहां पे कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। तो लाइट जहां पर आएगी वहां पे भी कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, जहां पर प्लैनेट्स की मूवमेंट आएगी वहां पर भी कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। और अगर आप यहां पर देखें तो आपको कई जगह पर आयोटा नजर आएगा ही, आप यहां देख सकते हैं आयोटा। तो क्वांटम मैकेनिक्स और उसके साथ फिजिक्स के दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी आपको कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत होगी। तो जहां पर ऑसिलेशंस हो रही हैं या रोटेशनल मूवमेंट हो रही है तो ग्रेविटेशनल वे में भी आपको कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत होगी इसको मॉडल करने में। इसी तरीके से हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, जहां पर हम टॉर्नेडोज को, हरिकेन्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, वहां पर भी कम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आखिर में मैं आपको अगर कम्प्लेक्स नंबर्स को इटरेटिवली बार बार प्लॉट किया जाए तो आपको कैसे पैटर्न मिलेंगे। कई ऐसी चीजें रिपीट करती हुई आपको नजर आएंगी कि आप उनका एक छोटा हिस्सा भी लेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो चीज बजाते खुद आ गई है। सेम पैटर्न आपको अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, इसे फ्रैक्टल्स कहा जाता है। तो मैं आपको यहां पर मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखा रहा हूं जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स के पैटर्न से बनाई गई हैं। आप इन पिक्चर्स को देखें और आपको अंदाजा होगा, क्योंकि फ्रैक्टल्स के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, कि कम्प्लेक्स नंबर आर्ट्स में और डिजाइनिंग में भी यूज होते हैं और उसके साथ साथ ज्योमेट्री में भी यूज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि कम्प्लेक्स नंबर कितने अहम है, और मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जिसमें ऑसिलेशंस और रोटेशन मौजूद ना हो। तो तकरीबन हर फील्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल होता है, और इसलिए इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।